अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है राष्ट्रहित जो है वो सर्वोपरि होता है, लेकिन शायद अमेरिका के संदर्भ में मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ये तार्किक नहीं रह गया है। लगता है कि कुछ महत्वाकांक्षाएं जो है इस पर भारी पड़ रही है, शायद नोबेल अवार्ड्स की चाह। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस अंक में। आज हमारे साथ एक खास अतिथि है संजय सर, और हम चाहेंगे कि आप सभी का स्वागत करें। थैंक यू अजीत, इस प्लेटफॉर्म पे हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें कही हैं पूरे विश्व के संदर्भ में काफी सार्थक भी हैं। जहां ये कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका जो है अच्छे मित्र बन चुके हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो मौजूदा अप्रत्याशित टैरिफ लगाई गए हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? एक तो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो होता है उसमें कोई भी अस्थायी मित्र होता नहीं है। ये मित्रता जो है परिस्थिति के अनुसार बदलते जाती है। अमेरिका और भारत का जो संबंध है, अगर हम शुरू से देखें, यहाँ तक कि बल्कि स्वतंत्रता के पूर्व से भी, तो काफी वोलाटाइल टाइप का रहा है। बाद में भी ये चीजें होती रही। स्वतंत्रता के पूर्व अगर हम देखते हैं तो रूजवेल्ट साहब जो प्रेसिडेंट थे, ब्रिटेन के साथ रहते हुए भी भारत की स्वतंत्रता की वकालत करते थे, और इस कारण से ब्रिटेन के साथ भी उनके कुछ रिश्ते कुछ कमजोर पड़े। बाद में हम लोगों ने देखा कि चीन जो है शुरू से, क्योंकि आपने देखा कि चीन में कम्युनिस्ट शासन जो लागू हुआ और भारत की जो स्वतंत्रता मिली, ऑलमोस्ट करीब करीब जो कालखंड है वो एक जैसा है। तो उस समय भी भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध रहे वो चीन एक फैक्टर रहा। शुरू से ही अमेरिका पूरे विश्व का एक आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है। तो उसने और सबसे बड़ी बात है कि उसने तकनीकी तौर पर भी अपना एक नियंत्रण स्थापित किया है। तो तकनीकी तौर पर भी विश्व में अग्रणी देशों में रहा है। अगर देखा जाए तो भारत के साथ उसने सबसे पहले अपनी शर्त रखी कि चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार की जो स्थापना होगी, आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। लेकिन भारत कभी भी शुरू से लेकर आज तक, आज हम लोग ये 26 अगस्त को बैठे हैं, तब तक कभी भी भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया। चाहे उस समय भी भारत ने, नेहरू जी ने उसको फ्लैटली डिनाई कर दिया। तो सर, ये एक अमेरिका की स्टेट पॉलिसी है या जो टैरिफ मौजूदा है ये स्टेट पॉलिसी है या फिर मौजूदा शासन की अनस्टेबिलिटी? देखिए, छोटा से छोटा देश, छोटा से छोटा व्यक्ति चाहता है कि हम डोमिनेंट, और जब अमेरिका जैसा कंट्री जो कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तकनीकी रूप से वो काफी मजबूत है, तो वो चाहेगा कि हम इसमें अपनी बात को मनवाने की शक्ति रखें। और ये साम दाम दंड भेद जो होता है वो सारा चीज अपनाया जाता है। अब ये आपने जो कहा ट्रम्प साहब के बारे में, तो ये बात अलग तरह से हो रही है कि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि ऐसा करो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। अब जैसे कि ट्रम्प साहब अपने प्रथम कार्यकाल में जब कोविड ये जब हुआ था तो एक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसमें भारत अनुमति नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं दोगे तो हम प्रतिबंध लगा देंगे। उस समय जबकि भारत और अमेरिका के बीच में काफी अच्छा संबंध था। इस तरह से कई बार ऐसा हुआ, लेकिन भारत अपने विदेश नीति पर कायम रहा। अपनी एक उसकी नीति है और उस पर वो चल। सर, क्या अमेरिका और भारत कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन पाएंगे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, टू बी इनेमी ऑफ यूएसए इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड ऑफ यूएसए इज फैटल। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को भी मदद दे रहा है, और जो आर्थिक मदद दी जा रही है वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से भारत के ही खिलाफ आतंकवाद को मदद हो रही है। कोई भी दो देश जब संबंध विकसित करते हैं तो वो चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और अमेरिका के बीच में 2010 से श्री बराक ओबामा के समय से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी। लेकिन आपने जो कहा कि आगे और पीछे नहीं खड़ा होने, ये बात हम लोग अपने जो लोकोक्ति होती है या जो स्थानीय जो मुहावरा भी होता है, कहा जाता है कि उदंड व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति के आगे पीछे बहुत अधिक नहीं रहना चाहिए। तो उसी तरह से अमेरिका एक शक्तिशाली कंट्री तो है ही, और एक तरह से कोल्ड वॉर के बाद सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये बन चुका है। उस परिस्थिति में अमेरिका की नीति रहती है किसी भी तरह से अपनी बात मनवाकर अपना काम निकाला जाए। हालांकि यहाँ पर उल्लेख करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए कर सकते हैं कि जैसे कि इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई,
आरोप क्या था कि केमिकल वेपन उन्होंने रखे हुए, लेकिन आज तक क्या केमिकल वेपन कभी दिखा, कभी उसका प्रमाण दिया गया, लेकिन फांसी दी गई और लाइव फांसी दिया गया। तो उत्तरदायित्व यहाँ नहीं होता है, बात होती है अपनी बात मनवाने की। तो भारत और अमेरिका के बीच में रणनीतिक साझेदारी संभव है और इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। क्या 2030 तक लोग यूएस हेजेमनी और यूएस डॉलर को खत्म होते हुए देख रहे हैं, और इसको खत्म पहले कौन करेगा, ब्रिक्स या खुद यूएस की पॉलिसी? अगर जिम्मेदार होगी तो यूएस की पॉलिसी जिम्मेदार होगी, अदरवाइज अमेरिका के डॉलर के हेजमनी को समाप्त करना अभी संभव नहीं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत आगे है। अभी आपने देखा कि एक हल्का सा इंडिकेशन मिला था, ब्रिक्स ने कहा था कि हम एक अपना करेंसी डेवलप करेंगे। ट्रम्प साहब चुनाव के पहले ही बिगड़ गए थे, बात की तो बात छोड़ दीजिए, और बाद में भी उन्होंने कहा था कि हम अगर ऐसा होता है तब हम अलग से टैरिफ और ब्रिक्स कंट्रीज पर टैरिफ एक्स्ट्रा लगाएंगे, पेनाल्टी लगाएंगे। और यही नहीं, आपने देखा अभी साउथ अफ्रीका पर और इंडिया पर भी जो उनका ये अभी समस्या चल रहा है, एक उसकी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स में अमेरिका ये इंडिया का होना भी है। आपने ब्राजील पर देखा, ब्राजील पर किया उन्होंने, ब्राजील इंडिया के ऊपर। हाँ, ब्राजील इंडिया अभी हाईएस्ट मतलब टैरिफ वाले कंट्री है, तो उसमें ब्रिक्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ब्रिक्स हालांकि जीडीपी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से वो काफी शेयर कंट्रीब्यूशन मतलब करता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है कि वो एक अपना अलग करेंसी बना ले और उस पर आगे बढ़े। सर, ग्लोबल पावर बैलेंस में भारत, चीन, रूस और अमेरिका को आप किस तरीके से बैलेंस करते हुए देखते हैं? टाइम मैगजीन का एक रिपोर्ट आया था, उसमें एशिया का मोस्ट पावरफुल नेशन के बारे में दिया था। आपको पता है कि एशिया का मोस्ट पावरफुल नेशन के रूप में किस कंट्री को बताया गया था? अमेरिका को, जबकि वो एशिया में नहीं है। आप समझ लीजिए कि जिस महादेश में अमेरिका नहीं है, उसमें भी वो मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में उपस्थित। पूरे इस क्षेत्र में आपने बोला चीन, भारत, पाकिस्तान, रशिया और रशिया उसके लिए अभी कोई समस्या नहीं, उसके लिए समस्या है चीन। और चीन के साथ लड़ तो नहीं सकता है, लेकिन उसको नीचे दिखाने का हमेशा प्रयास। अभी आपने देखा कि 140%, 125%, 104% इस तरह के टैरिफ चीन पर लगाया गया। चीन ने एक समय में कह दिया कि 125% से ज्यादा हम नहीं लगाएंगे, आप उसको बढ़ाकर 800% करना है। कारण वो बोला कि 125 से ज्यादा करने पर कोई भी देश हमारे कंट्री के सामान को खरीदेगा नहीं, इसलिए आप रखे रहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी कितना है, 30%, और भारत पर 50%। तो आप देख रहे हैं, आपने देखा कि रसिया से तेल खरीदने के मामले में चीन हमसे ज्यादा खरीदता है, लेकिन चीन पर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगा। पेनाल्टी कितना ह्यूमिलिएटिंग वर्ड है उस काम के लिए, जिस काम को इंडिया दूसरे नंबर पे करता है, पहले नंबर वाले को ओवरलुक कर। तो इस तरह की चीजें जो है अगर हैं तो नहीं होनी चाहिए। अब बात है कि पाकिस्तान को वो हमेशा एक अपने अलाई के रूप में देखता है, और यहाँ तक कि वो नन नाटो अलाई के रूप में पाकिस्तान को 2004 में ही वो एक दर्जा दे चुका है। सर, कहीं इसके मूल में ये तो नहीं है कि भारत एक सॉवरेन देश है, वो अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट बनने के लिए तैयार नहीं है, और हम कभी बनेंगे भी? हाँ, बिल्कुल, ये बात है। आपको याद होगा कि 2+2 डायलॉग शुरू किया गया था और क्वाड बनाने का पर्पस ही यही था कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इंडियन ओशन में और पूरे एशिया कंटिनेंट में, और उसका जो BRI था, ये सारे चीज को कमजोर करने के लिए चारों कंट्रीज ने अपना क्वाड बनाया। लेकिन जब से ट्रम्प साहब आए, वो इस पॉलिसी से थोड़ा सा डेविएट होकर वो फिर पाकिस्तान को करने लगे। हालांकि उनको पता है कि पाकिस्तान और चीन के साथ में काफी अच्छे संबंध है, फिर भी वो पाकिस्तान को अपने साथ लेते हैं। पाकिस्तान को अपने साथ लेने में एक और उन्होंने, हालांकि हमेशा से वो अमेरिका वो रणनीति अपनाता है। अमेरिका को पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व से डील करने में कठिनाई होती, इसीलिए वो वहां के जो सैन्य नेतृत्व है उसके साथ में नजदीकी बढ़ाता है। आपने देखा होगा बिहार में कि मुनीर को उन्होंने वो दर्जा दिया जो कि एक राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मिलता है। तो ये चीज वहां पर है, वो ये होती है, और ये बड़ा इजी होता है
कि वहां पर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सैन्य नेतृत्व जो है अमेरिका को, उन्होंने अभी भारत और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा एक दुविधा का पॉइंट है कि वो कहते हैं कि सीज फायर हमने करवाया, इंडिया इसको डिनाई करता है। उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं दिया, वहां के सेनाध्यक्ष को। आप इसी से अंदाजा लगा सकते। यूएस किसी भी देश में अगर घुसता है तो वहाँ वो सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म की चर्चा को लेकर आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस का जो खुद इंटरनल पॉलिटिक्स है और फॉरेन जो पॉलिसी है, उसमें उसके आर्म्स लॉबी का और बिजनेस का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है या बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। बिल्कुल। तो क्या यूएस सच में एक डेमोक्रेसी है या बिजनेस ओलिगार्की है? डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी है। किस हद तक, या किस हद तक, मतलब वहां पे जो है बिजनेस लॉबी का इंटरफेरेंस होता है फॉरेन पॉलिसी? डेमोक्रेसी है लीडरशिप के सिलेक्शन में। जब एक बार लीडरशिप सिलेक्ट हो जाता है तो वो बिजनेस जो कम्युनिटी है या जो आर्म्स डीलिंग है, चूंकि इकोनॉमिक पावर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इकोनॉमिक पावर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास में टेक्नोलॉजी है, उसके पास वो सामान है जो कि दुनिया में किसी के पास में नहीं है। तो वो बनाकर क्या करेगा जबकि बिकेगा ही नहीं। अभी आपने देखा, अभी जैसे कि हम लोग आते हैं एक एक करके, आपने पहले डेमोक्रेसी की बात की। अमेरिका में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई लीडर उस तरह से कभी अपना पावर लूज करता है, जैसे कि आपने ट्रम्प साहब को देखा होगा, पहली बार वो जब राष्ट्रपति बने और दूसरी बार के लिए चुनाव हुआ, वो चुनाव उन्हीं के शासनकाल में हुआ, उन्हीं के प्रशासन के नेतृत्व में हुआ। जब वो हार गए तो उस परिणाम अपने ही कार्यकाल में हुए परिणाम को मानने से इनकार कर दिया। अभी बाइडेन साहब के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, अब वो जीत गया तो उसी को वो मान लिए। बाकी प्रेसिडेंट और ट्रम्प साहब में क्या दिक्कत है कि जब अपने मन के अनुसार नहीं होता है, वो संस्थाओं के ऊपर एक सुपर संस्था बनाने की कोशिश करते हैं। और पहले से जो एग्जिस्टिंग जो संस्थाएं हैं, जैसे कि डॉज का क्रिएशन का कोई जरूरत नहीं था, एक वो अनऑथराइज्ड टाइप का मतलब चीज था, लेकिन उसको उन्होंने बनाकर वो सबको डाउन करके वो चल रहे थे। तो इस तरह से अभी आपने देखा होगा जेलेंस्की से 2 बार मुलाकात हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति से। पहली बार में जब वो बुलाए थे, इतना जो हड़बड़ाए थे, उनके दिमाग में एक ही यूक्रेन और रूस के बीच शांति का दिमाग में उनके शायद होगा, लेकिन सेकेंडरी में होगा। जैसे कि आपने शुरू में बोला कि नोबेल पीस प्राइज की जो बात है, तो वो ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में था यूक्रेन में जो मिनरल्स हैं और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसके कारण उनको चीन के साथ में अभी दोस्ती निभानी पड़ती है जानबूझकर, क्योंकि चीन जो है चीन जो है रेयर अर्थ मेटल्स में, और जो आजकल जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो सेमीकंडक्टर वगैरह जो भी मतलब चीजें उसके लिए बहुत ही जरूरी है, तो वो था। जब जेलेंस्की ने इस डील को टालने की कोशिश की, आपने देखा कि किस तरह से व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को के साथ में व्यवहार किया गया, और उस व्यवहार को एक नया नाम दिया गया कि अब डिप्लोमेसी चापलूसी में नहीं, बल्कि अब डिप्लोमेसी देश के सामने और एकदम यस और नो में होगा। कहने का मतलब है कि अपनी एक असफलता को उन्होंने और कहा कि मैं खुश हूं कि ये कैमरा के सामने हो रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। डिप्लोमेसी ये चीज नहीं होता है। दूसरी बार अभी उन्होंने 18 अगस्त को वो मिले, 15 अगस्त को पुतिन के साथ मिले थे, 18 अगस्त को मिले इनके साथ। अभी आपने जो देखा कि ट्रम्प साहब, जेलेंस्की और 5 राष्ट्राध्यक्ष जो गए थे यूरोप के, और 2 संगठन नाटो और यूरोपियन यूनियन के, अभी अच्छा संबंध, उन्होंने अच्छा बर्ताव किया। उसके अंदर में क्या है, उसके सेंटर में क्या है, 90 बिलियन यूएस डॉलर का आर्म्स डील के लिए एश्योर किया गया था। एक हम लोग साधारण बिजनेस कम्युनिटी के बारे में किसी के बारे में सुनते हैं कि
रोज का रोज वो जब तक पैसा देख नहीं लेता है तब तक उसको चैन नहीं आता है। उसी तरह से अमेरिका को है कि जब तक वो डील नहीं होता है तब तक उसकी बाकी बातें आगे नहीं। सर, आने वाले दशकों में क्या अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति है ये कमोबेश ऐसी ही रहेगी या कुछ बदलाव? जब तक ट्रम्प साहब हैं तब तक ऐसे ही रहेगी, अस्थिर, अनिश्चित, अनप्रेडिक्टेबल। बिकॉज ट्रम्प साहब खुद जो है डिप्लोमेट नहीं, वो बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन में वो एक जिद्दी और ओवर कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन है। जैसे कि बिजनेसमैन के रूप में हम लोगों ने जे.आर.डी. टाटा को भी देखा, रतन टाटा को भी देखा, अलग अलग बिजनेसमैन के रूप में देखे हैं। वो उस क्वालिटी से अलग बिजनेसमैन है जो कि अपनी बात को किसी तरह से मनवाने में विश्वास रखते हैं। तो थोड़ी सी अनिश्चितता आप देखिए, जब से उन्होंने अपना पदभार दूसरे कार्यकाल का संभाला है तब से एक तो वो जो टैरिफ लगाए हैं उसमें अनिश्चित रहे हैं, लगाकर लागू करने में अनिश्चित रहे हैं। कभी लगाकर कल से होगा, कभी परसों से होगा, कभी 90 दिन का दिया गया, 90 दिन के बाद फिर किसी को 30 दिन दे दिया गया। ये क्या शो करता है? ये अनिश्चितता शो करता है पूरे उनके व्यवहार में। तो ये चीज अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि राष्ट्रपति के पद पर हैं तो उनका आदेश ही माना जाएगा तब तक, जब तक कि वहां की संसद कुछ इस दिशा में अंकुश नहीं लगाती। जी, धन्यवाद सर।